Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sakshi Kaushik. So आज की वीडियो में we are going to begin with the series of social psychology with the topic link between attitude and behavior. So before going ahead with today's video, make sure कि आप लोग दो चीज़ें कर चुके हैं. The first thing is कि जो previous videos थी that were based on attitude formation, you have already watched them so as to enhance your knowledge. And the second thing is that you have subscribed to my channel. So let us get started with today's topic, that is link between attitude and behavior. It is going to be interesting as well as nice. So the very first thing that we are going to begin is classic study. ठीक है. सो आई नो दैट यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि सोशल साइकोलॉजी में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. So the first classic study that we are going to study today was done by this person. Just see on your screens the first bullet point. This was carried out by a person named Richard Lapierre. ठीक है. It was carried out by Richard Lapierre in the year of 1934. Now Richard Lapierre was a sociologist, right? So he was not a psychologist. This is the new thing. He was a sociologist and he carried out his classic study in the year of 1934. अब जो रिचर्ड लापियर ने स्टडी कैरी आउट की थी उसका एम क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट स्टडी? सी द सेकंड बुलेट पॉइंट. The aim was to examine intergroup attitudes and check whether these attitudes would predict behavior or not. अब intergroup क्या होती है? Many people get confused. Intergroup means मेरी और किसी और की ग्रुप. ठीक है. So there are two types. एक होता है intergroup और एक होता है intragroup. Intragroup is within my group, मेरी खुद की ग्रुप में. Intergroup is between my group and some other group. ठीक है. सो एम ऑफ रिचर्ड लापियर वॉज टू एग्जामिन द इंटरग्रुप एटीट्यूड्स एंड चेक वेदर ये जो एटीट्यूड होंगे वो बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हम जो आज टॉपिक स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस ओनली कि हमने देखो एटीट्यूड तो फॉर्म कर लिया, पर अब जो एटीट्यूड फॉर्म किया है वो हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज़ वीडियो. ठीक है. सो रिचर्ड लापियर जो है वो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड था इन रेशियल प्रेजुडिस. अब रेशियल प्रेजुडिस में वाई वॉज ही इंटरेस्टेड? बिकॉज जो टाइम था 1930s का, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड प्रेजुडिस अगेंस्ट एशियंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस हो गया था. उनको काफ़ी नेग्लेक्टेड फील दिया जाता था एंड दे वर क्वाइट अलॉट इग्नोर्ड एंड प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट. ठीक है. सो देयरफॉर रिचर्ड लापियर का यही एम था कि इंटरग्रुप एटीट्यूड्स मतलब एक ग्रुप तो आपकी एशियंस की हो गई और दूसरी ग्रुप वो हो गई जो इनके अगेंस्ट प्रेजुडिस कर रहे थे. राइट. सो ये जो एटीट्यूड था लोगों का, रेशियल प्रेजुडिस का एटीट्यूड था, was that also predicting their behavior कि क्या वो एशियंस की तरफ बिहेव भी ऐसा ही कर रहे थे या that was only an attitude is what the aim of Richard Lapierre was. ठीक है. So moving on कि हुआ क्या था. So see, I've created a sort of flow chart so that it becomes easy. ठीक है. तो फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट देखो. Lapierre traveled around US with a Chinese couple for 3 months. He visited restaurants and hotels to see how many would refuse to serve the Chinese. ठीक है. So Chinese यहाँ पे क्या हो गए? They became this Asian group जिनके अगेंस्ट prejudice था. ठीक है. और US के लोग क्या हो गए? They became the group who were doing that racial prejudice. राइट. सो लापियर ने क्या किया? ही ट्रैवल्ड अराउंड US. वो US में घूमे, चाइनीज़ कपल के साथ घूमे फुल 3 months के लिए. एंड देन वाइल ही वॉज इन US ही विजिटेड वेरियस रेस्टोरेंट्स, होटल्स में भी गए. क्यों गए? ही वेंट ओवर देयर इंटेंशनली सो एज टू सी कि कितने रेस्टोरेंट ओनर्स एंड कितने होटल ओनर्स ये जो चाइनीज़ कपल है इनके साथ द सो कॉल्ड प्रेजुडिस्ड ग्रुप उनको रिफ्यूज़ कर देंगे सर्व करने से, उनको मना कर देंगे. सो आइडली तो सबको ही मना कर देना चाहिए था टू सर्व द चाइनीज़ बिकॉज एवरी वन वॉज हैविंग एन एटीट्यूड की एटीट्यूड ऑफ रेशियल प्रेजुडिस टूवर्ड्स एशियन ग्रुप्स. राइट. बट हुआ क्या? द रिजल्ट वॉज वेरी फैसिनेटिंग. जस्ट सी द सेकेंड बुलेट पॉइंट. Only 1 out of 250 hotels refused to serve.
सो सिर्फ वो 250 होटल्स में उन्होंने 3 मंथ्स में गए एंड उन सारे होटल्स में से सिर्फ एक होटल वालों ने चाइनीज़ कपल को सर्व करने से रेफ्यूज़ किया. सो वॉट वी सॉ वॉज देयर वॉज लो डिस्क्रिमिनेशन लेवल. जितना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, उतना बिहेवियर में तो नहीं नज़र आया. बिहेवियर में तो मेनी ऑफ देम सर्व द चाइनीज़ कपल, राइट. फिर लापियर ने क्या किया, दे केम बैक और टूर से वो वापस आ गए. Then Lapierre sent a letter asking the same hotels whether they would serve Chinese couple or not. तो अब वो इन पर्सन नहीं गए चाइनीज़ कपल्स के साथ. उन्होंने क्या किया, जिन जिन होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वो पहले जा चुके थे प्रीवियस 3 मंथ्स में, उन सेम होटल्स को उन्होंने फिर से एक लेटर सेंड आउट किया. एंड उस लेटर में उन्होंने ये पूछा दैट देयर वुड बी अ चाइनीज़ कपल हु वुड बी कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू हैव अ स्टे एट योर होटल. तो क्या आप उन चाइनीज़ कपल को अपने होटल में सर्व करोगे? क्या आप उन चाइनीज़ कपल को अपने होटल में रूम दोगे? And the result was again surprising. Just see the third bullet point. This time letter पढ़ने के बाद 90% of them refused to serve. 90% वही सेम होटल्स जिन्होंने पहले सर्व किया था, अब they refused to serve. Thus he concluded that attitudes cannot always predict behavior. क्यों? क्योंकि उनका तो एटीट्यूड था ही स्ट्रॉन्ग रेशियल प्रेजुडिस का, पर फर्स्ट टाइम में हमने क्या देखा कि बिहेवियर तो कुछ अलग ही था. उन्होंने तो बड़ी इजीली सर्व कर दिया चाइनीज़ कपल को. देयर वाज ओनली वन होटल विच वाज नॉट रेडी टू सर्व. सो देयरफॉर लापियर की स्टडी के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आया दैट एटीट्यूड्स दे कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट. दे मे प्रेडिक्ट बिहेवियर, हो सकता है वो बिहेवियर को प्रेडिक्ट करे, बट दे कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट द बिहेवियर. ठीक है, तो अब जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे तो सर्व कर दिया पर जब लेटर दिया जब सर्व नहीं किया. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इसका रिजल्ट समझने के लिए वी नीड टू स्टडी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देर आर 5 डिटर्मिनेंट्स एज यू कैन सी. मैंने काफ़ी कलरफुल बनाया है इसको सो एज टू ग्रैब योर अटेंशन, राइट. सो डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी के, कि अगर आपका एक एटीट्यूड है तो क्या आप उसकी कंसिस्टेंट ही बिहेवियर भी करोगे या कुछ अलग ही बिहेव कर दोगे. ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए वी हैव 5 डिटर्मिनेंट्स. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिसिटी, सेकेंड वन इज टाइम, थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस, fourth is attitude accessibility, and fifth one is attitude strength. Now we are one by one going to study all of these 5 determinants. 5 determinant को हम एक एक करके अब पढ़ते हैं. So the first determinant is specificity. Specificity क्या कहता है? For attitudes to predict behavior, the two must refer to the same level of specificity. So ये जो आपको definition दी थी, ये जो statement दी थी, that was given by Fishbein and Ajzen in 1975. So again, I guess मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ and now also I'm saying that social psychology है, it is really important that you remember the names as well as the year. ठीक है, so this statement was made by Fishbein and Ajzen in 1975. What they said कि अगर एटीट्यूड को बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है देन ये जो दो चीज़ें हैं एटीट्यूड एज वेल एज बिहेवियर, वो दोनों सेम लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी में होने चाहिए, सेम लेवल में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एटीट्यूड इज़ नॉट सो स्पेसिफिक और बिहेवियर तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, या फिर एटीट्यूड वो स्पेसिफिक और बिहेवियर जनरल हो गया. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, और बेहतर समझ आएगा इसके बाद. नाउ रिलेट दिस विद लापियर की स्टडी. लापियर के केस में क्या हुआ था, जो बिहेवियर असेस किया जा रहा था दैट वाज तो स्पेसिफिक, सर्व दिस चाइनीज कपल, बट द एटीट्यूड वाज जनरल, दैट वाज चाइनीज कपल इन जनरल. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड रेशियल प्रेजुडिस 1930s में. 1930s में यूएस में एक वाइड स्प्रेड रेशियल प्रेजुडिस था अगेंस्ट द एशियन ग्रुप. अब एशियन ग्रुप में चाइनीज कपल आ गए, राइट. तो जब लापियर चाइनीज कपल को इन पर्सन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में लेके गए, राइट, तो लापियर ने ये तो नहीं बोला दैट यू हैव टू सर्व अ चाइनीज कपल. उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू सर्व दिस चाइनीज कपल.
तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस चाइनीज़ कपल को सर्व करना है, तो जो बिहेवियर होना था वो तो स्पेसिफिक हो गया दैट यू हैव टू सर्व दिस पर्टिकुलर चाइनीज़ कपल। पर एक्चुअली जो उन लोगों का, यूएस के लोगों का, रेस्टोरेंट्स वालों का या होटल वालों का एटीट्यूड था वो तो जनरल था, स्पेसिफिक तो नहीं था कि ये चाइनीज़ कपल, वो तो जनरल था कि चाइनीज़ पीपल इन जनरल। तो हुआ क्या कि जब वो चाइनीज़ कपल इन पर्सन प्रेजेंट थे तो मैनी पीपल कुड नॉट एक्चुअली रेफ्यूज़, क्योंकि वो उनके जस्ट सामने ही थे एंड द बिहेवियर बिकेम वेरी स्पेसिफिक कि इस पर्टिकुलर चाइनीज़ कपल को आप सर्व करोगे या नहीं करोगे। पर जब लापियर ने लेटर सेंड किया था, लेटर सेंड में तो पूछा नहीं था कि ये पर्टिकुलर चाइनीज़ कपल है जो आएगा और जिसको आपको सर्व करना है। इंस्टेड इन जनरल लेटर पूछ रहा था कि अगर कोई चाइनीज़ कपल आता है तो क्या आप उसे सर्व करोगे, एंड देयरफॉर मैनी पीपल रिफ्यूज्ड एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो लापियर की स्टडी ऐसे उसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्लेन होता है दैट आपका जो एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है दोनों शुड रेफर टू सेम लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहेवियर तो काफ़ी स्पेसिफिक जज हो रहा था और एटीट्यूड वाज इन जनरल, राइट। नाउ अनदर एग्जाम्पल कैन बी कि आपका एक जनरल एटीट्यूड है दैट यू आर गुड एट साइकोलॉजी। ठीक है, सारे मतलब लोग समझते हैं दैट यू आर रियली गुड एट साइकोलॉजी एंड यू हैव अ गुड हैंड एट इट, right? But this does not mean that you can predict a high mark in all your psychology exams. होता है ना, we always say that I am really good at this subject I think. तो psychology तो is a subject, ठीक है, तो वो आपका एक general attitude हो गया that you are good at psychology. But psychology के there are several sub subjects. You have social psychology, media psychology है, sports psychology है, counseling है, राइट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, देयर आर मैनी सब सब्जेक्ट्स विद इन साइकोलॉजी। तो आप सारे सब्जेक्ट्स में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दैट इफ़ यू आर गुड एट साइकोलॉजी स्टिल यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाई मार्क्स इन ऑल योर साइकोलॉजी एग्जाम। सारे साइकोलॉजी एग्जाम में तो आप F4 में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना दैट आई गेट 100 आउट ऑफ 100 बिकॉज आई एम गुड। ठीक है, तो ये तो आपका जनरल एटीट्यूड हो गया गुड एट साइकोलॉजी, और मार्क्स निकालने वाला आपका एक बेसिकली स्पेसिफिक एटीट्यूड हो जाता है। Therefore, attitude और behavior दोनों को must refer to same level of specificity, right? ये एक important part था. I hope that you have understood. Guys, if you have any doubt, कोई भी doubt होता है इससे related, so please make sure that you comment in the comment section below and ask your doubts. ठीक है? Now we move on to the second determinant. Second determinant होता है time. ठीक है, so longer the time between attitude measurement and measurement of behavior, the more likely it is that the attitude will change and the two will become mismatched. इसका क्या मतलब होता है कि longer the time between attitude measurement and measurement of behavior, मतलब आपका जो एक attitude है और उस एटीट्यूड के चलते आप कैसा बिहेव करने वाले हो, तो अगर उन दोनों चीज़ के मेजरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, फॉर एग्जांपल मैंने आपका एटीट्यूड मेजर किया था रिलेटेड टू वेदर यू लाइक साइकोलॉजी और यू डू नॉट लाइक साइकोलॉजी, तो मैंने ये एटीट्यूड मेजर किया था 2 साल पहले, एंड नाउ मैंने क्या कहा कि 2 साल बाद आई टोल्ड यू कि ये एक साइकोलॉजी की बुक है एंड यू हैव टू रीड इट। वाई यू हैव टू रीड इट? बिकॉज 2 साल मैंने पहले आपको पूछा था कि वेदर यू लाइक साइकोलॉजी और नॉट, एंड नाउ यू कैन रीड दिस बुक बिकॉज यू सेड दैट यू लाइक साइकोलॉजी। बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गैप हो गया है, सो दैट पर्सन विल इवेंचुअली से दैट आई डोंट लाइक साइकोलॉजी एंड आई डोंट वांट टू रीड दिस बुक। ठीक है, सो पहले एटीट्यूड वॉज दैट पर्सन लाइक्स साइकोलॉजी, बट नाउ बिहेवियर क्या दर्शा रहा है? बिहेवियर इज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द बुक ऑफ साइकोलॉजी, नॉट रीडिंग द बुक ऑफ साइकोलॉजी। बिहेवियर इज शोइंग कि अब दैट पर्सन डजंट लाइक साइकोलॉजी, राइट? सो क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया बिटवीन द एटीट्यूड मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, इसीलिए देर आर चांसेस कि जो आपका एटीट्यूड है वो जब तक चेंज हो चुका होगा और आपका एटीट्यूड और बिहेवियर मिसमैच हो जाएगा, कि एटीट्यूड कुछ होगा, बिहेवियर कुछ और ही निकलेगा, राइट? So this is the determinant of time. एक और example we can take. This was the study by Fishbein and Coombs 1974 में. Not to mention that you have to remember the names. Fishbein,
Coombs in 1974. ठीक है, what did they observe was they observed that correlation between attitudes and voting behavior was stronger 1 week before voting in an election compared to 1 month before voting. इसका क्या मतलब हुआ? वही मतलब हुआ कि जब देखो वोटिंग होने वाली थी, वोटिंग बिहेवियर तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट. सो व्हाट डिड दे ऑब्जर्व कि जो आपका एक एटीट्यूड था, फॉर एग्जांपल एटीट्यूड वाज कि आई एम गोइंग टू वोट फॉर पार्टी ए. ठीक है, तो ये एटीट्यूड था 1 month बिफोर वोटिंग. ठीक है, आई एम गोइंग टू वोट फॉर पार्टी ए वॉज द एटीट्यूड 1 month बिफोर वोटिंग. और जब 1 week रह गया सिर्फ वोट होने को, तो फिर उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया एंड दे सेड दैट आई एम गोइंग टू वोट फॉर पार्टी बी. एंड इवेंचुअली जब इलेक्शन हुआ सो दे वोटेड फॉर पार्टी बी ओनली. ठीक है, तो इससे यही प्रेडिक्ट होता है कि अगर आपके एटीट्यूड मेजरमेंट और बिहेवियर मेजरमेंट में बहुत लंबा गैप हो जाएगा, देन देर आर चांसेस कि बीच में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाए, ऐसे इंस्टेंसेस हो जाएं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए, बिकॉज ऑफ विच योर बिहेवियर ऑल्सो गेट्स mismatched with your attitude, right. पर अगर दोनों में टाइम कम ही होगा, as over here there was only 1 week, उस वक्त फिर आपका stronger relation हो सकता है attitude and behavior के बीच में. So this was the determinant, time. The third determinant is self awareness, an important determinant है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, now the kind of self-awareness we experience prior to carrying out a behavior can impact the strength of attitude-behavior relationship. That means कि कोई भी behavior करने से पहले हम कैसा self-awareness experience करते हैं, ठीक है, वो हमारा जो है impact कर सकता है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप. अब सेल्फ अवेयरनेस के काइंड्स क्या होते हैं? देर आर 2 kinds ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. जस्ट सी, द फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, 2 तरीके के सेल्फ अवेयरनेस होते हैं. एक होता है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस और एक होता है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस. द फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज अवेयरनेस ऑफ वन्स ओन एटीट्यूड, जिसमें हमें अपने खुद के एटीट्यूड का पता होता है. सो व्हेन वी ऑलरेडी नो अबाउट आवर ओन एटीट्यूड, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं दैट हम जो बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे वो हमारे एटीट्यूड की इनलाइन ही होगा. दैट बिहेवियर विल बी कंसिस्टेंट विद आवर एटीट्यूड. ठीक है, सो कंसिस्टेंट रिलेशन विल बी डेवलप्ड. द सेकेंड सेल्फ अवेयरनेस इज पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस. पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि instead of getting aware of one's own attitude, we are aware of what the majority of other people's attitude is. हम majority के attitude को पता, हमें majority के attitude का पता होता है, क्योंकि हमें majority के attitude का पता लग जाता है. So in order to gain acceptance from that majority, हम क्या करते हैं, हमारा behavior हो जाता है according to majority के attitude का. ठीक है, सो वी जस्ट सप्रेस आवर ओन एटीट्यूड्स और हम मेजॉरिटी के एटीट्यूड्स को फॉलो करके उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं. सो जब ऐसा हो जाता है, सो देयर इज़ एन इनकन्सिस्टेंट रिलेशन कि आपका खुद का एटीट्यूड तो कुछ और था बट आपका बिहेवियर कुछ और हो गया, बिकॉज यू न्यू व्हाट द मेजॉरिटीज बिहेवियर इज एंड यू फॉलोड मेजॉरिटीज बिहेवियर, राइट. तो ये होता है आपका सेल्फ अवेयरनेस कि द काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यू एक्सपीरियंस. अगर आपको प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस होता है कोई बिहेवियर करने से पहले, तो फिर रिलेशन एटीट्यूड बिहेवियर का कंसिस्टेंट होगा. अगर पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस होता है तो फिर एटीट्यूड बिहेवियर का रिलेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में यू बिहेव अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में यू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर ओन एटीट्यूड, right. So this was quite an easy one. Now the fourth determinant, जो fourth determinant है, that is attitude accessibility. अब ये fourth determinant और ये third determinant दोनों somehow related हैं. ठीक है, तो fourth वाला है attitude accessibility. What does it say? People's judgments and behaviors. तो लोगों के जो जजमेंट होते हैं, जो भी बिहेवियर वो एग्जिबिट करते हैं, they are influenced by availability heuristic. So I know I have not covered heuristic till now and this will be covered in the following videos. पर in short heuristic जो होता है वो होता है mental shortcuts.
ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल शॉर्टकट्स, और इन जनरल अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है? इट सेज दैट ईजियर इट इज़ फॉर समथिंग टू कम टू माइंड, मोर लाइकली इट विल अफेक्ट अ बिहेवियर। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जितनी आसानी से मेरे दिमाग में आ रही है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वही चीज़ मेरे बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। सो दिस इज़ वेरी जनरल, राइट, कि इफ़ समथिंग इज़ कमिंग टू माई माइंड मोर ईजिली, देन दैट ईजी थॉट विल बी मोर लाइकली टू अफेक्ट माई बिहेवियर, है ना। तो एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो सेज दिस थिंग ओनली, कि हमारे जो जजमेंट होते हैं और जो बिहेवियर्स होते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है? It is applied, second bullet point देखो, it is applied to the extent to which either public or private attitudes are more accessible, ठीक है। तो just coming back to the third one, private और public self awareness, I hope you remember, ठीक है। सो एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी में यही है कि कितना इजीली कोई एटीट्यूड आ रहा है। अगर मेरे पास पब्लिक एटीट्यूड ज़्यादा एक्सेसिबल है, कि मेजॉरिटी का एटीट्यूड ओवर पावर कर रहा है मुझे, देन जो है मेरा एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। पर अगर प्राइवेट एटीट्यूड इज़ ईजिली एक्सेसिबल, मेरा खुद का एटीट्यूड मुझे ओवर पावर कर रहा है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द मेजॉरिटी इज़ थिंकिंग, तो फिर मेरा जो एटीट्यूड बिहेवियर का रिलेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आई विल बिहेव अकॉर्डिंग टू माई ओन एटीट्यूड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द मेजॉरिटी। सो दिस वॉज एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी, की बिहेवियर्स जो हैं हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि कितना ईजिली पब्लिक एटीट्यूड आ रहा है हमारे दिमाग में या प्राइवेट एटीट्यूड एक्सेसिबल है, ठीक है। Now the fifth and the last determinant is attitude strength. Now this is important determinant है ये वाला attitude strength का, so listen very carefully, ठीक है। So stronger one's attitudes are, the more likely they are to have an influence on behavior. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी चीज़ से रिलेटेड मेरा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड मेरा एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट आई रियली लाइक द डिसिप्लिन साइकोलॉजी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है मेरा, दैट आई लाइक द डिसिप्लिन साइकोलॉजी। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, सो देर आर मोर चांसेस दैट दिस स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? कि बिकॉज आई रियली लाइक साइकोलॉजी, सो देर आर चांसेस कि आगे की जितनी भी मैं हायर स्टडीज़ करूँ या जो भी बुक्स पढ़ूँ, दैट वुड बी समहाउ related to the discipline of psychology, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का एटीट्यूड होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एटीट्यूड जो है उस इंसान के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। Now there are three things which affect the attitude strength and attitude behavior relationship. तीन चीज़ें हैं जो हमारा एटीट्यूड का जो स्ट्रेंथ होगा उसे और एटीट्यूड बिहेवियर का रिलेशन होगा उसको अफेक्ट करती हैं। These are the three things. फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन, सेकंड है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और थर्ड है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। नाउ इन तीनों को हम इंडिविजुअली एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं, राइट। सो इंफॉर्मेशन है सबसे पहला फैक्टर। Possessing more information about an attitude object leads to greater attitude strength. What does this mean? कि अगर किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होगी, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जिन ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा दे मस्ट बी अवेयर। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बी एनी पर्सन, कैन बी एनी थिंग, इवेंट या इशू। तो कोई पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, इशू भी हो सकता है, जिसके बारे में हमें एटीट्यूड फॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर हमें उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होगी तो ये क्या होगा कि एक ग्रेटर एटीट्यूड स्ट्रेंथ फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द डिसिप्लिन साइकोलॉजी, तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में। सो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर देयर विल बी अ ग्रेटर एटीट्यूड स्ट्रेंथ। मेरा जो एटीट्यूड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट येस साइकोलॉजी इज़ अ रियली नाइस डिसिप्लिन, सी आई हैव ऑल्सो पॉइंट्स टू प्रूव ये
XYZ पॉइंट्स हैं बिकॉज ऑफ विच आई बिलीव कि साइकोलॉजी इज़ अ गुड डिसिप्लिन. तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुई एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में उतना ही ग्रेटर एटीट्यूड स्ट्रेंथ हुआ. दिस वॉज टोल्ड बाय चाइकन एट ऑल इन 1995. सो पहले भी मैंने आपको बताया था एट ऑल क्या होता है. एट ऑल इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, दैट मीन्स एंड अदर्स. It means and AL all means others. So जब बहुत सारे और भी लोग involved होते हैं in giving contribution to some definition, so we generally write at all. ठीक है. So Chaikin and others ने ये definition दी थी in the year of 1995. Please remember the name and year. ठीक है. I'm emphasizing this thing. Now the second factor is personal involvement. More involved someone is with an issue, more likely to behave in accordance with their attitude. इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा कोई इंसान इन्वॉल्व होगा एक इशू से रिलेटेड या किसी इवेंट से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा लाइकली है कि वो अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा एंड विल नॉट गो विद द मेजॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल एक इशू कॉलेज में रेज हुआ दैट जो पार्किंग का फीस होता है दैट शुड नॉट बी गिवन. कॉलेज अथॉरिटीज़ को वो विदड्रॉ कर लेना चाहिए. ठीक है. सो वो इशू था एंड अ पर्सन ए वॉज रियली इन्वॉल्व विद दैट इशू बिकॉज वो उसको पर्सनली भी बेनिफिट करने वाला था एंड दैट पर्सन वॉज रियली मोटिवेटेड इनफ टू फाइट फॉर दैट थिंग. ठीक है. सो दैट पर्सन वॉज मोटिवेटेड इनफ. अब उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी मेजॉरिटी थी हु वॉज अपोजिंग हिम. ठीक है. कॉलेज अथॉरिटीज़ थी, प्रोफेसर्स थे एंड देयर वर मैनी अदर पीपल हु वर अपोजिंग दैट पर्सन. बट क्योंकि वो इंसान उस इशू से रिलेटेड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था तो उसने मेजॉरिटी की ना सुन के व्हाट डिड दैट पर्सन डू, उसने अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बिहेव किया. दैट पर्सन स्टूड अप फॉर दैट इशू ओनली और वो अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता रहा. ठीक है. सो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हम किसी इशू के साथ होंगे उतना ही ज़्यादा लाइकली है कि हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा और मेजॉरिटी के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं होगा. Right, and this was told by Lieberman and Chaikin in 1996. तो Chaikin का involvement information के उसमें भी था और personal involvement में भी है. Right, Lieberman and Chaikin in 1996, just the next year. Right, and the third and the last factor is direct experience. Third वाला bullet point पे focus करो. People who have formed attitudes via direct experience are more likely to have stronger attitude and show greater consistency with their behavior. तो इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने अपना एटीट्यूड एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू फॉर्म किया है, इट इज़ मोर लाइकली कि उनका जो एटीट्यूड होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा विद ओवर टाइम and will also show a greater consistency with behavior. That means जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही बिहेवियर भी होगा. इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि देखो कई बार ये ऐसा होता है कि हम अपना एटीट्यूड जो है कहीं सुनी बातों के अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेते हैं. राइट, वी ओवर हियर समथिंग या कोई लोग हमें आके बता देते हैं दैट यू नो दिस इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ हैपनिंग एट दैट प्लेस, कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे हैं और ये सब हो रहा है. सो आई मे फॉर्म एन एटीट्यूड कि अरे उस जगह में तो बहुत ज़्यादा रायट्स होते हैं, दैट प्लेस इज़ नॉट वेरी सेफ. बट दिस attitude was formed on the basis of somebody else telling me. तो there are chances कि कुछ टाइम बाद मेरा एटीट्यूड जो है चेंज हो जाए और मैं उस जगह पे घूमने भी चले जाऊँ. तो मेरा जो एटीट्यूड था और जो मेरा बिहेवियर हुआ वो इनकन्सिस्टेंट हो गया कि एटीट्यूड तो था दैट प्लेस इज़ नॉट वेरी सेफ, पर बिहेवियर हो गया दैट आई ऑल्सो वेंट एंड मतलब मैं उस जगह पे घूमने भी चली गई. राइट, तो यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं हुई. पर अगर मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है कि मैं कभी वहाँ पे गई थी एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ रायट्स हैपनिंग देयर, लाइव एक्सपीरियंस किया है, मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अब जो मेरा एटीट्यूड बनेगा वो रायट्स देखने के बाद कि दैट प्लेस इज़ नॉट सेफ, तो वो एटीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को. सो अब मेरा एटीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड देयर विल बी ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी बिटवीन माई एटीट्यूड एंड बिहेवियर. कि एटीट्यूड है दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ नॉट सेफ, वहाँ पे रायट्स होते हैं, और बिहेवियर क्या होगा कि मैं उस जगह पे फिर से नहीं जाऊँगी बिकॉज वहाँ पे रायट्स होते हैं. ठीक है.
So those people who form attitude via direct experiences, they are more likely to have stronger attitude and show greater consistency with behavior. So आप लोगों को मैं एक टास्क देना चाहती हूँ. इट इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क. ये जो 3 चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, राइट? इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, अपनी डेली लाइफ से ही, अपनी डेली लाइफ से या किसी और की लाइफ में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ऐसा कुछ होते हुए, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. देन आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड टेल वेदर दोज एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट और नॉट. बट दिस एक्टिविटी विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी गेन होगा. सो जस्ट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज 3 थिंग्स. वेरी स्मॉल एक्टिविटी बट वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. So with this we have covered the 5 determinants of attitude behavior relationship. I hope that you remember all the 5 determinants. Just see, specificity cover किया था, time था, self awareness, attitude accessibility and attitude strength. Attitude strength में end में हमने 3 और factors को cover किया था, if you remember, information, personal involvement and direct experience, right? So I hope you all have understood this thing. So thank you everyone for watching the video, but just listen to this small announcement. जो आपका attitude behavior का link वाला topic है, link between attitude and behavior. There is one thing that is left in this, that is the theory of planned behavior. तो theory of planned behavior जो है वो next video में, that is part 2 of link between attitude and behavior में covered है, because otherwise one video becomes very long and फिर वो boring हो जाता है, attention span इतना नहीं रह पाता, right? So the link for this very video, theory of planned behavior, has been provided in description box below. Please check out description box below and also cover this part. Do like, share and subscribe to my channel, guys. And if you really like it, then share it with your friends as well. Comment in the comment section below and subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Make sure you watch part 2 as well. Take care and stay safe.